हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में करवाया जाएगा, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग अपने बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें कर रहे हैं और ऐसा कंटेंट लेकर के आ रहे हैं जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलें। तो आज की जो हमारी क्लास है मैथ्स पेडागोजी की रहने वाली है, जिसमें हम लोग अपने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कम से कम आपके 2 पेपर की पेडागोजी हमने ले ली है यहाँ पर। तो लगातार सेशन में सभी लोग बने रहिएगा और सेशन को एक बार सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। अब आपका दिवाली भी समाप्त हो चुका है, दिवाली का जश्न भी खत्म हो गया होगा, तो आप लोग अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आ जाइएगा, क्योंकि सीटेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि आपको पता है कि साल में एक ही बार करवा रहा सीटेट, और हो सकता है कि इसी बीच आपको कोई टीचर की वैकेंसी देखने को मिल जाए और आप अगर सीटेट नहीं पास कर पा रहे हैं तो आप इस चीज़ से वंचित हो जाएं। इतनी जल्दी टीचर की वैकेंसी कहीं पर भी नहीं निकल रही है, तो ऐसा ना हो कि कहीं सीटेट के चक्कर में हमारा जीवन जो है वो खराब ही हो जाए। तो इसीलिए इस बार सीटेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, क्योंकि 2024 में आपको पता ही है कि पीएम का इलेक्शन होने वाला है, तो उससे पहले हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैथ्स पेडागोजी की क्लास रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, देखिए लिखा है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। आपका विद्यालय कैसा है? समावेशित विद्यालय है। तो आपके विद्यालय में अगर कोई ऐसे छात्र आए हैं जिनको देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, आपको ये बताना था। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। उन्हें आप ऐसे छात्रों के पास में बिठा देंगे कि जो लोग पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हम शिक्षण की ऐसी प्रणालियों का प्रयोग कर सकते हैं कि अगर कोई छात्र जिसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो हम उसके लिए ऑडियो विजुअल यानी कि हम ऐसी चीज़ें उसको पढ़ा सकते हैं कि जो वो सुन सके अच्छी तरीके से, या फिर हम उसको कंक्रीट मटेरियल को छू करके महसूस कर सके और जान सके कि संख्या 3 लिखी है, 4 लिखी है। तो इस प्रकार से कई सारे मतलब कि साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम उनको पढ़ा सकते हैं अगर उनको देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर 3 आपका लिखा है कि उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो आपको पता है कि आपकी क्लास या फिर आपका विद्यालय समावेशित विद्यालय जिसमें सभी को एक साथ बिठा करके पढ़ाना है, तो विशेष शिक्षक के पास भेजकर आप उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है कि उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे उनको ये लगे कि मैं देख नहीं सकता हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, मुझे ज़्यादा समय दिया जा रहा है, मेरे लिए विशेष शिक्षक लगाया गया है, या फिर मुझको एक अच्छे विद्यार्थी के साथ में बिठा दिया गया है जो पढ़ने में काफ़ी तेज है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये सारे के सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया है, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये पेपर में आपके पूछे गए हैं, तो आप लोग पेपर वाला फील बिल्कुल लीजिएगा और अपनी कॉपी और पेन लीजिए। 1 से लेकर के 25 से 26 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो नंबर लिख लीजिए और जितने क्वेश्चन सही निकलते जाए उनके सामने सही का टिक लगाते हुए चलना, और अंत में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही सही कर पाए हैं। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्वयं ही करने हैं, हम सिर्फ पढ़ेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे अगर आपका गलत हो रहा है तो। इसको आप लोग करिएगा एक बार। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है पक्षांतरण, दूसरा ऑप्शन लिखा है मानदर्शन, तीसरा ऑप्शन लिखा है कंठस्थ करना और चौथा ऑप्शन लिखा है आकलन करना। हम लोगों ने जितनी भी अभी तक क्लासें की हैं, सब में हम लोगों ने निगेटिव वर्ण की बात की है। कंठस्थ कर लेना, रट्टा मार लेना या फिर छात्रों को दंडित करना, ये सब क्या आते हैं? निगेटिव वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा है कंठस्थ करना, यानी ये निगेटिव वर्ण में हो गया। और जो चीज़ यहाँ पे निगेटिव वर्ण में है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो गणितीय प्रक्रम नहीं है वो कंठस्थ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर में कुछ चेंजिंग दिख जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन कर रहे हैं। जहाँ यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन थे उनको अभी हमने हटा दिए हैं फिलहाल। तो चलिए सभी लोग आंसर करिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। लिखा है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। संख्यांक और संख्या के विषय में आपको बताना है कि ए और बी में से कौन से कथन सही रहने वाले हैं, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत हैं। तो सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए लिखा है कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या ये सही है या फिर नहीं सही है? और देखिए दूसरा क्या लिखा है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर इंग्लिश में 4 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, अगर हिंदी में लिखते हैं तो हमें पता है किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से कुछ करके लिखा जाता था। तो एक ही शब्द को हम कई तरीके से यानी कि 2
या फिर 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। 6 इस प्रकार से लिखा जाता है इंग्लिश में और ये लिखा जाता है हिंदी में। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही थे। जिन लोगों ने दोनों सही किए हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए लिखा है संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही शुद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 4 वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करते हुए चलना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। क्लासेस बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन होने वाली है यहाँ पर। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे सभी वीडियो की। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। लिखा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण की जो समझ होती है वो आयतन के समझ से पहले आती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। और जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ देखिए लिखा है लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। भार के संरक्षण की जो समझ होती है वो आयतन के संरक्षण से पहले आती है। जब कोई बालक कोई चीज़ उठाता है, छोटा होता है तभी से उसको पता होता है कि ये चीज़ भारी होगी, हल्की होगी, उठाने की कोशिश करता है, उसको महसूस होने लगता है कि ये चीज़ भारी है। कहने का मतलब है कि भार वो पहले ही समझ जाता है, उसके बाद में आयतन समझता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उनका सबका बिल्कुल सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 सभी लोग करेंगे। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। सभी को आंसर करना है, बिल्कुल सही आंसर करिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैन हिले से संबंधित। लिखा है देखो संख्या की संकल्पना। दूसरा लिखा है स्थानीय मान। तीसरा लिखा है ज्यामितीय चिंतन और चौथा लिखा है भिन्न। तो सभी लोगों को पता है कि वैन हिले ने क्या किया था, ज्यामितीय चिंतन से संबंधित 4 से 5 जो है हमको नियम बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिएगा एक बार। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 का। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो गणित में प्रश्न हल करने का एक अच्छा कौशल है, सभी को ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है कि प्रत्येक त्रुटिविधि चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करने वाले तो हमको पता है कि होने नहीं है, तो पहला हमको काट देना है। दूसरा लिखा है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। रट लेना भी निगेटिव आंसर था तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, लेकिन 4 भी देखना हमको है। 4 में देखिए सबसे पहले आ गया कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना निगेटिव वर्ण हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया, 1 भी कट गया और 2 भी कट गया। बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 3 बच गया। और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना ये गणित को हल करने का सबसे अच्छा कौशल माना जाता है। कि आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या करना है, प्लस करना है, घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है। उसके बाद में फिर उसमें जो भी कुछ करना है चर का प्रयोग आप करते हैं, उसके बाद में अपने क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर करिए अपने साथियों के पास में, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ही सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। और अपने अंत में जरूर सभी लोग स्कोर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही सही कर पाए हैं। तो सभी के पास में इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, 40 दिन ही शेष बचे हैं। तो आप लोग अब इस प्रकार के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस अपनी लगातार जारी रखिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन कर पाना एकदम से एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आपको ये बताना है। सभी लोग आंसर करिए एक बार। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में यानी 1 से 5 तक के विद्यालयों में गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना है। पहला ऑप्शन लिखा है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन लिखा है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता, जहाँ पे कठोरता दिख जाए वो भी निगेटिव वर्ड होता है, इसको भी काट दीजिए।
ऑप्शन नंबर 4 लिखा है छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। प्रगामी मतलब होता है एडवांस, यानी कि आगे की गणित। तो आगे की गणित हमें अभी नहीं पढ़ानी है बच्चों को। जो चीज़ चल रही है, जिस क्लास में बच्चा चल रहा है, वही उसके समझ में आ जाए, यही बहुत ही बड़ी बात है। यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो देखते ही हमको काट देने थे। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 और 2 बच गया है। तो बताइए सभी लोग क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित, किसी भी चीज़ के ऊपर केंद्रित होकर के हमको नहीं पढ़ाना है, चाहे वो कार्य विधिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी आपका कट गया। अब आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ही बचा था। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, चाहे कोई भी ज्ञान हो, चाहे गणित का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे साइंस का हो। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो इस प्रकार से एग्जाम्पल दें कि जो उनके दैनिक जीवन से संबंधित हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। अगला क्वेश्चन सभी लोग करिएगा, सही से पढ़िए, आराम से आंसर करिए। लिखा है गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो गणित के शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाता, आपको ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। हमें पता है कि जहाँ पर भी कठोरता जैसे शब्द हमें दिख जाते हैं वो नेगेटिव वर्ड में आ जाते हैं। तो जहाँ पे कठोरता दिख जाए आपको वही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या लिखा है, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। और ऑप्शन नंबर 4 लिखा था प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यानी कि एक टीचर को ये सभी कार्य करने हैं। और जो नहीं करना है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये आपका नेगेटिव आंसर आ रहा था और नेगेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया है उनका सबका सही आंसर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 का सभी लोग क्या सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि आपके मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी 13 भी होते हैं, कभी कभी 17 भी क्वेश्चन होते हैं। तो आगे पीछे करने का मतलब यह है कि 15 क्वेश्चन आप एक एवरेज निकाल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हल्की फुल्की आपको जोड़ घटाना और गुणा भाग करना हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। आपको ये बताना है कि है तो इनमें से ऐसी कौन सी योजना है जो प्रभावशाली नहीं रहेगी। पहला ऑप्शन दिया है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ के अंतर किया जा सके। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। तीसरा ऑप्शन लिखा है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। और चौथा ऑप्शन है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। तो आंसर सभी को करना है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया है वो बिल्कुल सही है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, कहने का मतलब है कि आप ग्रुप में सभी बच्चों को एक साथ बैठा दे रहे हैं, उसके बाद में उनका आकलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उनका आकलन नहीं कर पाएंगे, अलग से आप उसको नहीं चेक करेंगे तो किस प्रकार से किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी बच्चे के सब्जेक्ट का आकलन आप कर पाएंगे। तो जो प्रभावशाली योजना नहीं है वह यही है कि आपने उनको समूह में बैठा दिया, समूह संचालित कार्यों का प्रयोग करा दिया, तो ये जो है सही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जब भी आप गूगल प्ले स्टोर पर डालेंगे मास्टर्स अड्डा तो आपके सामने ये लोगो बन के आएगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर, जितने भी आपके पेपर हैं वो सभी मिलने वाले हैं। साथ में जितने भी हमारे क्लासें होंगी यूट्यूब पर उनकी सबकी पीडीएफ मिलने वाली है, चाहे ये क्लास हो, चाहे आगे वाली क्लास हो, चाहे जो क्लासें हो चुकी हैं, विद आंसर आपको मिलने वाली है पीडीएफ। और साथ ही साथ में अगर आपको सीटेट बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी और एसएसटी के। तो आप इन चारों को या फिर इन चारों में से किसी एक को भी बाय कर सकते हैं, जिनकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। अगर आप चार या फिर तीन नोट्स आप बाय करते हैं तो आपको 100 रुपये तक की छूट अभी मिल जाएगी, जो कि दिवाली ऑफर के अंतर्गत चल रही है, शायद आज या कल में समाप्त होने वाली है। तो जिन लोगों को भी आवश्यकता है वो लोग जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको 100 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है
कक्षा 2 के छात्रों को 44 यानी कि 44 लिखने के लिए कहा गया, तो बच्चों ने क्या लिख लिया? 404 लिख लिया। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? पहला ऑप्शन लिखा है कि उनकी कापियों में सही उत्तर लिख देंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा है कि उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। चौथा ऑप्शन लिखा है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सभी लोग आंसर करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अगर वो लोग अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे तो फिर गलत ही क्यों करके लाते? तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। और आप उनको उन समूह में रखेंगे जिन्होंने सही कर दिया है, तो इससे बच्चे क्या सीख पाएंगे कि हमने क्यों गलत, हमारा गलत क्यों हुआ था और क्या गलत हुआ है ये भी नहीं समझ पाएंगे। और बिठा देंगे किसी अच्छे बालक के साथ में तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उन्हें मूर्त पदार्थ से आप उनके सामने कोई ऐसी चीज़ लेकर के आइए जो चीज़ वो देख सकें और उनसे समझाइए कि 4 और 4 क्या होता है। उसके बाद में आपने क्या गलती की है, आपने उसके बीच में 0 लिख दिया, इसीलिए आपका जो है गलत हो गया। आपको क्या लिखना था? आपको सिर्फ 2 बार 4 और 4 लिखना था। हमने ये लिखने के लिए बोला था, ना कि ये। यानी कि इनको वंस और टेंस की समझ नहीं है। तो आपको मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाने हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है 41 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। देखिए इसमें लिखा है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। सभी लोग बताएंगे कि जो हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो चित्र होते हैं उनका परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है कि आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। तीसरा ऑप्शन लिखा है कि विषय को सरल और रुचिकर बनाना। चौथा ऑप्शन लिखा है संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो आप लोगों को यह बताना है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए तो सही आंसर सभी को बताना था। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ऑप्शन लिखा है आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ये भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन लिखा है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। चित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या विषय को सरल और रुचिकर बनाना होता है? नहीं। और ऑप्शन नंबर डी लिखा संख्याओं की निरस्ता को समाप्त कर देना, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जहाँ भी होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, यही दोनों इसके इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हैं और ये दोनों ऑप्शन नंबर 3 में थे। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, उन्हीं का सही है, बाकी सबका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43 को सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा। लिखा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? सभी लोग आंसर करिए। आपको ये बताना है कि एनसीएफ जो हमारी 2005 थी उसके अनुसार प्राथमिक कक्षा यानी 1 से 5 तक का जो हमारी क्लासें होती हैं उनमें गणित पाठ्यक्रम का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? चौपड़। सभी लोग जानते हैं चौपड़ क्या होते हैं, तो सभी लोगों को बताने की आवश्यकता भी नहीं है चौपड़ के बारे में। उसके बाद लिखा है कि सममिति। सममित का मतलब होता है समान चीज़ों को दिखाना बच्चों को। उसके बाद है प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स दिखाना। पैटर्न आप लोग समझते ही हैं कि क्या होते हैं पैटर्न्स। उसके बाद है अनुपात। तो हम अनुपात नहीं बताते हैं छोटी कक्षाओं में, अनुपात और समानुपात यानी रेशियो नहीं करवाते हैं। बाकी चौपड़ भी दिखाते हैं, सममित भी दिखाते हैं, प्रतिरूप भी दिखाते हैं हर किसी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने कर भी लिया होगा। जो हमारे छोटी कक्षाओं में गणित का भाग नहीं है वह अनुपात नहीं है, बाकी ये तीनों ही चीज़ें हैं ऊपर वाली। आगे देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है अब तक। लिखा है सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधन शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? मतलब कि किसी टीचर को सूत्रों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद में उनको इनमें से ऐसी कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है जिससे वह यह दर्शा सके कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। क्या वो पैमाना है, क्या वो ग्राफ पेपर है, धागा है, टाइल है? तो आप लोग आंसर करिए क्या सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। पैमाना से अगर आपने एक पटरी ले ली तो आपके पास में क्या आएगी? माप निकल के आएगी। लेकिन आप इससे ये कैसे बता सकते हैं कि दोनों जो हैं आयत समान है या फिर नहीं है? लेकिन जो हमारा ग्राफ पेपर होता है आपने देखा होगा कि इसमें कोष्टक से बने रहते हैं, जिससे हम ये चीज़ जान सकते हैं कि ये कोष्टक क्या है, बराबर हैं। उसके बाद में धागा से भी हम नहीं निकाल सकते हैं, हम किससे निकाल सकते हैं? टाइल से निकाल सकते हैं। जो हमारे टाइल्स होते हैं 2x2 1x1 इस प्रकार के होते हैं। तो टाइल्स और ग्राफ पेपर का प्रयोग करके हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये देखिए ये दो क्या है हमारे सामने आयत बने हुए हैं, इनका क्षेत्रफल क्या है? समान है या
या फिर समान हो सकता है। इस प्रकार से हम बच्चों को समझा सकते हैं टाइल्स और ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हुए। यानी ऑप्शन नंबर बी और डी जहाँ पर भी होगा वही आंसर सही है। तो बी डी देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर करिएगा क्या सही आंसर हो जाएगा। लिखा है कि निम्न में से गणित में उपलब्ध कम होने का कारण क्या हो सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण गणित की उपलब्धि कम हो सकती है। सभी लोग आंसर करिए। पहला लिखा है लिंग, दूसरा लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तीसरा लिखा है गणित का स्वरूप, चौथा लिखा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो आंसर करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बना है और आप लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा। उम्मीद है सभी का सही हो चुका होगा। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का जो कारण हो सकता है वो हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हो सकता है कोई बालक ऐसी जगह से आ रहा है जिसके पापा की कोई शॉप है, दुकान है, वहाँ पर वो अपने पापा के हेल्प कराने के लिए रोज जाता है। 10 से 15 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा बैठता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आ गया, उसने 100 रुपये का सामान लिया और उसने 500 का नोट दिया। उसके पिता ने बोल दिया कि इसमें से 400 रुपये इनको वापस कर दीजिए और ये 500 का गोलक में रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, उस बालक की जो गणित की क्षमता है, जोड़ घटाने की क्षमता है, वो धीरे धीरे विकसित होती जाएगी और गणित में तेज हो जाएगा। लेकिन कोई बालक अगर ऐसे समाज से आ रहा है कि जिसने कभी इस प्रकार की कोई भी प्रक्रियाएं नहीं की हैं विद्यालय आने से पहले, तो उसकी मैथ्स क्या होगी, उस बच्चे की अपेक्षा बहुत ही कमजोर होगी जोड़ और घटाने में। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा है। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन लिखा है लघुत्तम समापवर्त विधि का प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन लिखा है कागज की पट्टियों का प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन लिखा है डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग करना और चौथा ऑप्शन लिखा है संख्या चार्ट का प्रयोग करना। अगर आपको ये बताना है कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक चीज़ है पूरी की पूरी, आपने इसके 3 भाग कर दिए, फिर आपने उसी चीज़ के कितने भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। कितने कर दिए, 4 भाग कर दिए। अब आपको ये इसमें समझाना है बच्चों को कि 1/4 जो है ये छोटा होता है 1/3 से, यानी 1/3 जो है बड़ा है और ये छोटा है 4 वाला। तो इसको समझाने के लिए आप इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कागज़ की पट्टियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चों को हमको ये समझाना है कि 1/4 छोटा है 1/3 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखिए, पढ़िए और समझिए और आंसर करिए सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि प्राथमिक कक्षाओं में यानी क्लास 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। आपको अब यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारी कक्षाएं होती हैं 1 से 5 तक की, उसमें गणित पढ़ाने के लिए जो हम पाठ्य योजना बनाते हैं निम्नलिखित में से वो कौन सा एक पहलू सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, दूसरा ऑप्शन लिखा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें और चौथा ऑप्शन लिखा है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। आपको पता है कि जहाँ पर भी विद्यार्थियों को अवसर देने की बात होती है उससे ज़बरदस्त आंसर नहीं हो सकता, उससे पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता है। आपको देखते ही टिक कर देना है। बस कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे ये चीज़ आ जाए विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे स्वयं संकल्पनाओं की संरचना करें, तो वहाँ पे समझ लीजिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी कि रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं या फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम लोग संरचनात्मक यानी कि रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं मान सकते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने ऑप्शन पढ़ते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन लिखा है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। और चौथा ऑप्शन लिखा है कि गणित और दूसरे पाठ्योत्तर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है कि किस बालक ने मैथ में कितने नंबर पाए कितने पाए,
साइंस में कितने पाए। तो ये रचनावादी कक्षा क्लास की जो पहचान नहीं है। हो सकता है कि वो अन्य किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा हो, मैथ्स में अच्छा हो, साइंस में अच्छा हो, हिंदी में अच्छा हो, तो परीक्षा लेना कोई भी यहाँ पर विकल्प नहीं है रचनावादी कक्षा क्लास का। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। हमसे नेगेटिव आंसर पूछा गया था, तो नेगेटिव आंसर यही है यहाँ पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, क्या सही आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर कर लेंगे, उम्मीद तो यही है। देखिए ऑप्शन क्या लिखे हैं। पहला ऑप्शन लिखा है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। दूसरा ऑप्शन लिखा है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन लिखा है गणित पूर्णतया विषय परक है। और चौथा ऑप्शन लिखा है मान दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मान दर्शन आप समझ रहे हैं क्या है। गणित का जो महत्वपूर्ण पहलू होता है मान दर्शन होता है। आप जैसे कि कोई क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि ये गुणा का क्वेश्चन है, भाग का क्वेश्चन है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। इसका आंसर सभी लोग कर दीजिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए यानी कि ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा सही है। पहला ऑप्शन लिखा है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। दूसरा ऑप्शन लिखा है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। तीसरा ऑप्शन लिखा है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। तो इससे त्रिविम समझ को विकसित कैसे किया जा सकता है, ज्यामितीय विधि को नहीं कर सकते हम लोग हैं। ऑप्शन नंबर 4 लिखा संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इससे भी कोई समझ विकसित नहीं हो रही है इस प्रकार की। तो इसमें अब ऑप्शन नंबर 1, 2 में देखें तो मानचित्र में अगर शहरों का स्थान निर्धारित करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। मानचित्र सामने है, दिल्ली यहाँ पर है, चंडीगढ़ कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, ये चीज़ आप उसमें टिक करते चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होने वाला है। अगर आपको बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना है तो इसी में आपकी त्रिविम समझ यानी कि आपको चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपको बोतल बनानी है, उसकी ढक्कन बनानी है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ज्यामितीय विधि में आ जाती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। बोतल के ऊपरी दृश्य को जब आप चित्रित करेंगे, मान लीजिए किसी बोतल को आपको बनाना था, फिर आपने इस बोतल को बनाया, फिर उसकी ढक्कन को उसमें लगाई, तो कई सारे चित्र आप उसमें बना रहे हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी किसी में आवश्यकता नहीं हो रही थी, इसीलिए बाकी ऑप्शन जो हैं आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो गणित के अधिगम के संबंध में आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको विद्यालय में कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो इसका असर जरूर बच्चे के प्रदर्शन के ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ पर गणितीय कार्य वो करता है, मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल भी शॉप वाला दिया था, तो इसका भी असर बच्चे के ऊपर देखने को मिल सकता है। ये दोनों तो हो गए पॉजिटिव। तो आपका दूसरा ऑप्शन लिखा है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक बालक या फिर हर एक लड़का, हर एक लड़की के अंदर गणित में अच्छा करने की प्रतिभा जो है वो नेचर के द्वारा मिलती है, प्रकृति के द्वारा मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। गणित जो है वो सिर्फ अभ्यास से आती है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। नेगेटिव आंसर पूछा गया था, नेगेटिव आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है यहाँ पर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन शायद और है और आप लोगों को ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो उम्मीद है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सही निकले लास्ट के। इसको पढ़िए, लिखा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के
अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया कौन सी, आपको ये पहचानना है। लिखा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। तीसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिग्दर्शन की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं जहाँ पर विद्यार्थियों को अवसर दिए जाएं, उससे अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो गया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर किया भी होगा। अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से पढ़िए और सही आंसर करिएगा सभी लोग। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। सभी लोग आंसर करिए एक बार इसका। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं, कितने लोग नहीं दे पाते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। दूसरा ऑप्शन लिखा है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन लिखा है परिकलन में निपुणता की क्षमता। और चौथा ऑप्शन लिखा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो आप लोग बताइए गणितीय तर्कणा का सूचक इनमें से क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में। सभी लोग आंसर करके जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही निकले और इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप। आपको वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, और आगे की जो भी क्लासें होंगी उसकी भी पीडीएफ आपको मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप के ऊपर मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।